Welcome back, students. Let us continue our course. So far, we have studied ancient India and medieval India. उसकी एक timeline हम study कर रहे हैं and hope you have well understood and revised the timeline of ancient and medieval India. उसके फाउंडेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, एंशियंट मेडिवल का आपने समझ लिया होगा, नोट्स भी ले लिए होंगे और रिवाइज भी कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन। तो 1707 में औरंगजेब डाइड, उसकी डेथ हो जाती है और औरंगजेब के समय तक का भारत एक मजबूत भारत था। इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, वेल्दियर इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत यूनाइटेड इंडिया था, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग एज द लेटर मुगल्स डिड नॉट प्रूव टू बी केपेबल किंग्स और एम्परर्स। वो सिस्टम को संभाल नहीं पाए और बिखरता चला गया भारत। तो क्या हालात रहे जब ऐसा हुआ, तो समझते हैं। वैसे तो मॉडर्न इंडिया 1707 से शुरू कर सकते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का एंड लगभग है और उसी समय 1498 में 1498 में वास्को ड गामा, अ पोर्चुगीज मर्चेंट, डिस्कवर्ड ओशन रूट टू इंडिया। उसने समुद्री मार्ग खोज निकाला है। केप ऑफ गुड होप होते हुए दे केम टू कालीकट, कोझिकोड, केरल में पहुंच जाते हैं। ट्रेड वेस्टर्न वर्ल्ड से एंशिएंट समय से होता आ रहा है। अलेक्जेंडर के जो अभियान भारत की तरफ हुए थे, उसकी वजह से जमीनी मार्ग बन गए थे, लैंड रूट्स डेवलप हो गए थे और इस लैंड रूट से बहुत रिच ट्रेड इंटरकोर्स यूज्ड टू टेक प्लेस बिटवीन द ईस्टर्न वर्ल्ड एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड इंडिया यूज्ड टू अर्न लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर अराउंड दैट टाइम। ये सिलसिला चलता रहा था। एंशिएंट इंडिया में मैंने आपको बताया कि हूणों ने रोमन एम्पायर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। उस समय व्यापार रुका था, लेकिन फिर रिज्यूम हुआ है और ये व्यापार चलता जा रहा था। लेकिन 15वीं सेंचुरी के मध्य में 1453 में टर्किश एक्सपेंशन हुआ है, जिसकी वजह से जो लैंड रूट्स हैं, इनसे व्यापार होना बंद हो जाता है। एंड दैट वाज द नेसेसिटी ऑफ यूरोपियन वर्ल्ड टू फाइंड सम अल्टरनेटिव रूट टू द ईस्टर्न वर्ल्ड, because Eastern world is very useful for them. This way, out of necessity, with the help of scientific developments, with the help of a spirit of adventure, they started surfing in the sea. वो sea में चलना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से वास्को ड गामा ने 1498 में भारत के लिए साउथ अफ्रीकन कोस्ट से होते हुए भारत पहुंचता है। उससे पहले 1492 में कोलंबस हैड, you can say, reached the West Indian islands and he was in the search of ocean route to India, but he could discover these Bahamas and other islands now called West Indies. वो डेवलपमेंट एक अलग हो जाता है। वास्को ड गामा के आने से एक ये यूरोप से फिर एक व्यापार शुरू हो जाता है। तो 1498 से लेकर 1757 तक का पीरियड कहलाता है द पीरियड ऑफ यूरोपियन कंपनीज। कहने का मतलब Portuguese came, then Dutch came, then English East India Company came, French East India Company came, Swedish also came. So various European countries started coming to India through ocean route, and they all wanted to trade with the Eastern world. तो 1498 से या 1500 से लेकर बैटल ऑफ प्लासी 1757 तक का पीरियड यूरोपियन कंपनियों का है। कहने का मतलब है यूरोपियन कंपनियां यहाँ व्यापारियों की तरीके से आई हैं और भारतीय राज्यों के साथ मिलके व्यापार कर रही हैं। इंडियन पॉलिटिक्स भी चेंज होती जा रही है। कभी भारतीय राज्य इनके साथ हैं, कभी इनसे अलग होने लगते हैं, कभी इनके अगेंस्ट ग्रुप बन जाता है। दिस वे ये सब डेवलपमेंट होते रहेंगे और 1757 में हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एंड दे वॉन्टेड टू समहाउ हैव पॉलिटिकल से इन बंगाल। इधर मुगलों के बाद भारत में मराठास भी हैं, मैसूर भी है, हैदराबाद का निजाम भी है, अवध भी है। ये सारे राज्य हुआ करते हैं।
तो इन सबको सब्जुगेट करने की कोशिश चलती रहेगी। तो 1757 तक ये देखा गया कि ऑलमोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का फुटहोल्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगा है। इन द बैटल ऑफ प्लासी दे कुड कंक्लूसिवली डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, और बंगाल में उनका इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पावर उनके पास आ गई है। तो 1757 से लेकर 1858 तक का जो अगला पीरियड है ये कहलाता है द पीरियड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब प्लासी के बाद ये और आगे बढ़ेंगे और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, बैटल ऑफ बक्सर है, एंग्लो मराठा वॉर्स हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं, एंग्लो सिख वॉर हैं। दिस वे विद द हेल्प ऑफ दीज वेरियस वॉर्स दे कुड पॉलिटिकली कैप्चर द होल ऑफ इंडिया, टेरिटोरियली दे कुड कैप्चर द होल ऑफ इंडिया। तो ये 1757 से 1858 तक का पीरियड ये कहलाता है द पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना एक हेड भेजती है जिसको गवर्नर जनरल कहते हैं। तो भारत में आने शुरू हुए हैं गवर्नर जनरल, और इनमें एक पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में भेजा जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर और कैनिंग तक के लोग कहलाते हैं गवर्नर्स जनरल। तो ये आते रहेंगे और किसी किसी तरीके से वेरियस पॉलिसीज के तहत दे कुड कैप्चर द होल ऑफ इंडिया। मतलब 1856 में जब डलहौजी भारत से गया था तो अराउंड 67% ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अराउंड 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया was under the control of East India Company as per one estimate। ये हो चुका था। इसी दौरान इंडिया को सोशली, कल्चरली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली हर एंगल से इंडिया को कैप्चर करने के लिए वेरियस पॉलिसीज बनाई जाती हैं और इंडिया के सिस्टम को वेस्टर्न वर्ल्ड या यूरोपियन सिस्टम के हिसाब से ऑल्टर करने की कोशिश की जाती है। तो 1856 तक आते आते काफी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। इंडिया वाज कंप्लीटली सबजुगेटेड। ना तो पॉलिटिकल चैलेंज डेवलप हो पा रहा था, इकोनॉमिक्स तो डेवलप भारत की होने ही नहीं दी गई थी, खत्म हो चुकी थी। ये जो अंग्रेजों का रूल भारत में एक्सपेंड होता जा रहा है ये बिना चैलेंज के नहीं था। ऐसा नहीं था कि भारतीय टैसिटली इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। टाइम एंड अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल 1857 दे यूज्ड टू चैलेंज द एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कभी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं, कभी सिविलियन रिवोल्ट्स हुए हैं, कभी सैनिकों के छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं, बट ये लगातार होते रहे थे। भारतीय राज्यों ने भी लड़ाइयाँ की हैं, जैसे मैंने आपको बताया एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, लाइक दिस ये सब बैटल्स चलती रही थी। लेकिन ये सारा रिबेलियन और जो अपोजिशन था ये कल्मिनेट हो जाता है जब हो जाता है 1857 में रिवोल्ट। तो देयर वाज रिवोल्ट ऑफ 1857 और 1857 का रिवोल्ट सिपाहियों ने लड़ा था, सिपाहीज म्यूटनी थी। रिवोल्ट का दमन तो कर दिया गया, सप्रेशन कर दिया गया, बट रिवोल्ट के बाद ये असर हुआ कि द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड कहाँ से आई? बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वर्किंग अंडर द चार्टर और लाइसेंस और लॉज फ्रेम्ड इन इंग्लैंड। उनके अंडर में काम करती थी। जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, फिर चार्टर एक्ट्स आने शुरू हो गए। तो कंपनी अनरेगुलेटेड नहीं थी। वैसे समझें तो बेसिकली इंडिया वाज रूल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड थ्रू एन एजेंसी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन रिवोल्ट में हालात कुछ ऐसे बने कि द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड डिसाइडेड टू एंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए रिवोल्ट का दमन हो गया था। रिवोल्ट के बाद द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड पास्ड एन एक्ट इन देयर पार्लियामेंट, एक्ट पास कर देते हैं, द एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट के तहत द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ब्रॉट टू एन एंड एंड इंडिया वाज टू बी रूल्ड डायरेक्टली बाय द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। कहने का मतलब है जो बीच में एजेंसी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको खत्म कर दिया गया। अब इंग्लैंड सीधे भारत पे रूल करेगा, ऐसा फैसला ले लिया गया। तो 1858 से लेकर 1947 तक का पीरियड कहलाता है द पीरियड ऑफ डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन। क्राउन का मतलब किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड।
बाय द वे इस समय क्वीन विक्टोरिया वॉज क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो यहां से 1858 से 1947 सीधे इंग्लैंड ने भारत पे शासन किया है, बीच में कोई एजेंसी वगैरह नहीं होती है, तो उनका रूल हो जाता है। इस क्राउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ऑफिसर आता है उसे कहते हैं वाइस रॉय। तो वाइस रॉय का पीरियड है, मतलब 1858 से लेकर 1947 तक वाइस रॉयज है। कैनिंग तो जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वही बन जाता है द फर्स्ट वाइस रॉय, और कैनिंग से लेकर माउंटबेटन तक ये वाइस रॉयज कहलाते हैं। दे वर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, क्राउन ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया। ये डेवलपमेंट होगा। अब 19th सेंचुरी को एज ऑफ रीजन कह देते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। जैसे यूरोप में एज ऑफ रीजन हुआ करती थी जब एनलाइटनमेंट हुआ था, एंड रीजन की इंपॉर्टेंट हो गई थी। जो रूढ़िवादिता है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, उसको पीछे ढकेला गया, एंड मैन स्टार्टेड पुटिंग रीजन नहीं है तो कुछ भी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ 19th सेंचुरी में भारत में हुआ था, एंड राम मोहन रॉय वॉज द पायनियर इन दिस डायरेक्शन। कहने का मतलब एजुकेशन की इंपॉर्टेंस होने लगी है, और ऐसे क्लास ऑफ इंडियंस वर देयर who were well educated and they understood the modern political systems which had been going on in the Western world. यूरोप में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, और वहां पहला वर्ल्ड का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में आ गया है। ऐसे ही 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, और मॉडर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट्स जिसमें इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज्म, राइट्स, ड्यूटीज, वेलफेयर ऑफ पीपल, राइट टू वॉइस, राइट टू चॉइस, ये चीजें जो मॉडर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं, जस्टिस, ये एम्फेसाइज किए जाने लगे हैं। और बहुत सारे भारतीय जो एलिट क्लास के थे बट उनकी शिक्षा उस बैकग्राउंड में हुई है, और वो इन चीजों को समझने लगे हैं, और वो भी इस रूल को एज इट वाज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। हेंस देयर स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ एन एजुकेटेड इंटेलिजेंशिया क्लास इन इंडिया, और इस तरीके से बन जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहला ऑर्गेनाइजेशन नहीं था एजुकेटेड पीपल का। फॉर द लास्ट 50 years बिफोर कांग्रेस, द इंडियंस हैड बीन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ वेरियस बॉडीज, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग राइट्स फॉर इंडियंस एज वेल। अधिकार तो मांगते ही आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पहला बड़ा एफर्ट था जहां द लीडर्स फ्रॉम द होल ऑफ इंडिया एंड दे वर वर्किंग फॉर द होल ऑफ इंडिया एंड डिमांडेड political, educational, economic, various developmental rights for Indians। तो वहां से शुरू हो जाती है फ्रीडम स्ट्रगल। तो 1885 से लेकर 1947 तक का पीरियड कहलाता है फ्रीडम स्ट्रगल। ये कोर एक पीरियड है फ्रीडम स्ट्रगल का। कहने का मतलब अब इंडियंस ब्रिटिश रूल को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब वो अपना पार्टिसिपेशन मांगेंगे, अब वो इंडिया के फेवर में इंडिया को रूल किया जाए ऐसा कहना शुरू करेंगे। पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन हमारा हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे हिसाब से हो, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो भारत से पैसा जाता है बाहर वो ना जाए, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब डिमांड करने लगेंगे। तो शुरू हो जाती है फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब ब्रिटिश रूल की उल्टी गिनती कांग्रेस फॉर्मेशन से शुरू हो जाती है। अभी जो फ्रीडम रूल का पीरियड है, फ्रीडम स्ट्रगल का पीरियड है, सॉरी, इसके 3 फेजेस हो जाते हैं। कांग्रेस के बनने से लेकर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ये कहलाता है फ्रीडम स्ट्रगल का मॉडरेट फेज। मतलब ये हुआ इन दिनों फ्रीडम स्ट्रगल को वो लीड कर रहे हैं जो मॉडरेट हैं अपनी सोच में, अपनी डिमांड्स में, अपने मेथड्स में। ये ब्रिटिश रूल को एडवांस खत्म नहीं करना चाहते, ग्रेजुअली खत्म करना चाहते हैं, और स्वराज का एस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं। जैसे कि दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, मदन मोहन मालवीय भी शुरू में हैं, मैनी मोर लीडर्स आर देयर। तो इनकी डिमांड कुछ इस तरीके से है, क्योंकि थोड़ा सा इनका प्रेस के जरिए से, पिटीशंस के जरिए से ये काम करते हैं, आंदोलन जैसा नहीं करते हैं, इसलिए इनको मॉडरेट नेशनलिस्ट कहा गया। तो ये 20 साल तक बेस बनाते रहेंगे फ्रीडम स्ट्रगल का। लेकिन 1905 में Curzon, the viceroy, was planning already, and he did this particular thing, partition of Bengal।
तो 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन के पहले ही कांग्रेस में ऐसी बातें उठने लगी हैं कि जो मॉडरेट्स हैं दे शुड गिव वे टू न्यू थॉट, न्यू लीडरशिप इन द फॉर्म ऑफ तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र पाल है, अरविंदो घोष हैं। क्योंकि 20 साल का जो आपका एफर्ट है उससे कुछ फ्रूटफुल नहीं सिद्ध हुआ है, कुछ हो नहीं पाया है, तो अंग्रेजों को ये भाषा समझ में नहीं आती। सो दे वांटेड टू हैव द लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन देयर हैंड, और वो इवेंट बन जाता है द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 1905 से लेकर 1918 तक का पीरियड कहलाता है द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट और मिलिटेंट नेशनलिस्ट। मतलब ये पेटिशन पर, प्रेस पर, इससे डेलिब्रेशन डिस्कशन पे बात नहीं करेंगे, ये तो आंदोलन के लेवल पे आ जाएंगे, प्रोटेस्ट मूवमेंट के लेवल पे आ जाएंगे। इस तरीके से बंगाल विभाजन से लेकर 1918 तक का पीरियड मिलिटेंट नेशनलिस्ट का है। इन्हीं दिनों तिलक हैं, अरविंदो घोष वगैरह हैं, ये सब एक्टिविटी का लेवल थोड़ा सा इंटेंस कर देंगे। मूवमेंट फेज में आ जाती है फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब अंग्रेजों के एक्शन के खिलाफ अब लोग सड़कों पे आएंगे, अपोज करेंगे और रिफॉर्म्स की डिमांड करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से मूवमेंट्स होने लगते हैं। तो पहला मूवमेंट हो जाता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट और स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, और सिंपली स्वदेशी मूवमेंट भी आप बोल सकते हैं। तो 1905 से 1908 तक चला है एक स्वदेशी मूवमेंट। पहली बार भारत में स्वदेशी डायमेंशन डेवलप होनी चाहिए ऐसा कहा जाने लगता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, स्वदेशी मूवमेंट इसका नाम पड़ जाता है। मतलब अंग्रेजी चीजों का बायकॉट करना जरूरी है। 1908 में तिलक को जेल दे दी जाती है 6 साल के लिए। तो ये जो एक्टिविटी लेवल थोड़ा डाउन चला जाएगा आने वाले 6 साल के लिए। 6 साल तक तिलक एक्टिव नहीं है, लाजपत राय भी नहीं है, अरविंदो घोष भी नहीं है, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तिलक वापस आते हैं और 1916-17 में फिर सेकंड मूवमेंट होता है कॉल्ड होम रूल मूवमेंट। होम रूल, वी वांट होम रूल, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, सेड तिलक। तो एक आयरिश लेडी हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर हैं, एनी बेसेंट, जो ऑलरेडी चला रही हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी अडयार मद्रास से, बट नाउ शी हैड ऑलरेडी ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड शी वांटेड कि भारत में शुरू किया जाए इंडियन होम रूल मूवमेंट जैसा कि आयरलैंड में चल रहा है। तो 1916-17 में तिलक और एनी बेसेंट एक मूवमेंट चलाते हैं, उसे कहते हैं होम रूल मूवमेंट। तो ये सेकंड मूवमेंट था, होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट खत्म हो जाता है, पूरा इंडिया के जो लोग हैं वो पॉलिटिकली एक्टिवेटेड कर दिए जाते हैं और वो समझने लगे हैं कि सेल्फ रूल के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। होम रूल मूवमेंट खत्म हो जाएगा, भारत के लिए कुछ अनाउंसमेंट वगैरह किए जाएंगे और उसके बेस पे रिफॉर्म्स देने की तैयारी होने लगती है। 1918 तक आते आते एनी बेसेंट और तिलक बहुत एक्टिव नहीं है। ऐसे में ही फ्रीडम स्ट्रगल का आखिरी फेज शुरू हो जाता है, कहा जाता है गांधीयन फेज। गांधी जी डोमिनेटेड, गांधी जी का फेज है, लेकिन गांधी जी के साथ बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र प्रसाद हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, अबुल कलाम आजाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। मैनी मोर लीडर्स आर देयर हु आर, कि श्री राजगोपालाचारी हैं, चित्तरंजन दास हैं, ये सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। गांधी जी चूंकि डोमिनेट करते हैं तो गांधीयन फेज भी इसको कह दिया जाता है। तो 1918 से 1947 तक का ये गांधीयन फेज है। गांधी जी भारत में 1915 में आ चुके हैं और 1917 से 18 तक गांधी जी लोकल मूवमेंट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। गोखले उनके जो पॉलिटिकल मेंटोर हैं, उन्होंने ऐसा ही बोला है कि भारत के बारे में पहले जानिए फिर एक्टिवली काम कीजिएगा। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो फार्मर्स के लिए लड़ाई की है, अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए काम किया है, खेड़ा गुजरात में किसानों के लिए काम किया है। मतलब वो छोटे छोटे मूवमेंट में काम करते आ रहे हैं। लेकिन 1919 में एक ऐसी वजह बन जाती है जिसमें गांधी जी को एक ऑल इंडिया सत्याग्रह करना पड़ता है, एंड दैट वाज द रॉलेट सत्याग्रह। पार्लियामेंट ने इंडिया में एक रॉलेट बिल पास करने की बात की है और उसका पहला बिल पास कर भी दिया है। रॉलेट एक्ट या रॉलेट बिल में ये लिखा हुआ है
कि अगर कोई भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में पाया जाएगा, सरकार के खिलाफ काम करेगा, तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा और कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं होगी। इसको लेके गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किया है। तो 1919 में हो जाता है रॉलेट सत्याग्रह। इसी सत्याग्रह में जलियांवाला बाग मैसेकर भी हो जाता है। जलियांवाला बाग मैसेकर। गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लेते हैं। 1919 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ट्रीटीज वगैरह साइन हो रही हैं। ऐसे में ही एक खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाता है इंडिया में। खिलाफत मूवमेंट के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। खिलाफत कमेटी बनी है जो खलीफा को, मेडिवल वर्ल्ड के वेस्ट एशिया के जो खलीफा है उनको अपरूट ना किया जाए, उनकी किंगडम से ना हटाया जाए। ये खिलाफत मूवमेंट चला है। तो खिलाफत मूवमेंट और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलकर शुरू कर देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1921-22 में एक्चुअली हुआ है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पहला बड़ा मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। क्यों पहला बड़ा मूवमेंट? क्योंकि इसको शुरू करने से पहले कांग्रेस ने अपने आप को कमेटीज में बांट दिया है। मतलब पूरे भारत में बन गई हैं कांग्रेस कमेटीज। मोहल्ला लेवल से लेकर सेंट्रल वर्किंग कमेटी तक कांग्रेस कमेटीज बन गई हैं और आम जनता कार्यकर्ता बना दिए गए हैं। मतलब कार्यकर्ताओं की मदद से, कार्डर ऑफ वर्कर्स की मदद से द लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द फर्स्ट बिग मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो 1921 से 22 चलता है असहयोग आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन चल रहा है सक्सेसफुली पूरे 1921, लेकिन 1922 फरवरी में हो जाता है चौरी चौरा। चौरी चौरा में वायलेंस हो गई है और ये वायलेंस और आगे ना बढ़ जाए, ये सोचते हुए गांधी जी वापस ले लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फरवरी 1922। तो ये मूवमेंट खत्म हो जाता है। अब 1922 से लेकर 1930, वाई 1930? क्योंकि 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चौथा मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बीच में बहुत सारी गतिविधियां होंगी। मतलब मूवमेंट्स के बीच में छोटे छोटे इवेंट्स हुआ करते हैं और वही इवेंट्स अगले मूवमेंट की वजह बन जाते हैं। तो जैसे कि नॉन कॉपरेशन खत्म हुआ तो स्वराज पार्टी की पॉलिटिक्स आ गई है। उसके बाद साइमन कमीशन भारत आ गया है भारत का संविधान बनाने के लिए। एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन होने लगता है। साइमन कमीशन को इंडियंस काम नहीं करने देंगे तो फिर वो नेहरू कमेटी बना देंगे, तो नेहरू रिपोर्ट पास हो जाएगी। इस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं और इन्हीं हालातों में कांग्रेस ने किया है अपना लाहौर सेशन दिसंबर 1929, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन। यहां पर कांग्रेस ने बोल दिया है अब तो हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और यहीं पे कह दिया गया कि आने वाले साल से हम शुरू कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 1930 से 1934 तक, 1930 to 34, देयर वाज सविनय अवज्ञा आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक और बड़ा मूवमेंट चला। यहां पर बहुत सारे इवेंट्स हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं। डांडी मार्च से बेसिकली ये शुरू होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, कम्युनल अवार्ड है, पूना पैक्ट है। ये गतिविधियां चल रही हैं। डेलिब्रेशंस इंग्लैंड में भी हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं। फाइनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कल्मिनेशन हो जाएगा और सारे डेलिब्रेशंस के बेस पर भारत के लिए कानून पास होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब भारत के लिए कानून इंग्लैंड से बन के आते थे और सबसे बड़ा कानून जो आया वो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहां पर ये याद रखिए, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, यही बेसिकली हमारा संविधान भी बन जाएगा आगे चलकर। इसी को हम मॉडिफाई करेंगे, इसी के बेस पे हम ओरिजिनेट करेंगे अपना प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आखिरी कानून था जो बड़ा कानून था। तो जैसे मैंने बताया था शुरू में कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इस तरीके से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, फिर चार्टर एक्ट आने शुरू हो गए 1793 में, 20-20 साल में आते थे। 1793, 1813, 1833, 1853। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। उसके बाद काउंसिल्स एक्ट आने शुरू हो गए थे। 1890, 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। उसके बाद फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 आ गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ गया। उसके बाद आया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब ये इंडिया का पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट है, गवर्नमेंटल डेवलपमेंट है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी डेवलप हो रही है, पार्लियामेंट्री ब्रांच भी डेवलप हो रही है, जुडिशरी भी डेवलप हो रही है। ये सारे एक्ट कुछ कुछ डेवलप करते चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंडियंस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन इसमें एक क्लॉज ये है कि इंडियंस प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जा सकती है। इसलिए सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी इस नए कानून में। खास बात यह भी है कि बहुत सारे भारतीयों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन याद ये रखना है कि वोट देने का अधिकार फ्री फ्रेंचाइज नहीं था। या तो प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस हैं या इनकम क्वालिफिकेशंस हैं, मतलब जिसकी इतनी इनकम है या जो इतनी प्रॉपर्टी होल्ड करता है उसी को वोट देने का अधिकार है। फिर भी काफी ज्यादाओं को वोट देने का अधिकार पहले समय के मुकाबले दे दिया गया था। तो इलेक्शंस होते हैं, इन इलेक्शंस में कांग्रेस और कुछ और पार्टियां प्रोविंसेस में अपने गवर्नमेंट बना लेती हैं। मोर और लेस इट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1937 से 1939 तक चलता है द पीरियड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, मतलब राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। और पहली बार भारतीय बने हैं मुख्यमंत्री, उन दिनों प्रीमियर कहते थे। मतलब राज्य में अब मुख्यमंत्री भी भारतीय है, मंत्री भी भारतीय हैं, गवर्नर जो है वो ब्रिटिश है, लेकिन काफी सारे अधिकार मुख्यमंत्रियों के पास आ गए हैं। लेकिन 1939 तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को भी ले गए हैं वाइसरॉय और इंग्लिश गवर्नमेंट, और ये कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए वो राज्य की सरकारों से इस्तीफा दे देते हैं और एक नया मूवमेंट लॉन्च करने की बात कांग्रेस करने लगती है, या कांग्रेस के कुछ लोग कहने लगते हैं। इसलिए 1940 से 1942 तक का पीरियड एक और छोटा सा फेज बन जाता है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर है, गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स हैं, ऐसे में मूवमेंट लॉन्च करना सही नहीं होगा, ऐसा लॉजिक भी दिया जा रहा है। कुछ कहते हैं नहीं, लॉन्च करना ही चाहिए। फाइनली 1940 से 1942 तक लिनलिथगाओ ऑफर है, जिसे अगस्त ऑफर कह देते हैं, क्रिप्स मिशन है, इंडिविजुअल सत्याग्रह है। फाइनली 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स को इंग्लैंड से भेजा जाता है कि इंडियंस को मनाइए कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना एफर्ट दे दे और हम उनके संविधान के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्स मिशन 1942 में फेल हो जाता है। इसके बाद फिर कांग्रेस भी अब डिले नहीं करेगी और लॉन्च कर देंगे 1942 अगस्त में क्विट इंडिया मूवमेंट। आखिरी मूवमेंट लेकिन सबसे बड़ा मूवमेंट। ऑल इंडिया, सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एवरी ब्रांच वाज पार्टिसिपेटिंग इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन चूंकि वॉर का समय है, क्विट इंडिया को सप्रेस कर दिया जाता है, दमन इसका कर दिया जाता है। सभी नेताओं को कांग्रेस की जेल में डाल दिया जाता है। सभी जेल में हैं, कोई भी बाहर नहीं है। सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर जा चुके हैं, इसलिए कोई भी भारत में नहीं है मूवमेंट चलाने के लिए। तो 1942 से लेकर 45 तक कोई खास गतिविधियां नहीं होती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ऑन, वो चलती है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी एंड देन सभी लीडर्स को रिलीज कर दिया जाता है और सभी पार्टियों के साथ, मुस्लिम लीग भी इंपॉर्टेंट पार्टी हो चुकी है, सभी पार्टियों के नॉमिनीज को बुलाया जाता है शिमला में। तो जून 1945 में होती है शिमला कॉन्फ्रेंस। वहां भारत का एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है कि राज्य सरकारें तो आपकी हो गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मोर और लेस आपकी ही बना देते हैं, बट कुछ ब्रिटिश एसोसिएशन रहेगा, ऐसा ऑफर दिया जाता है। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाती है, किसी कंक्लूजन पर पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की नहीं पहुंच पाती है। उधर वर्ल्ड वॉर कंक्लूड होने के बाद इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं, और वहां पर लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी है और क्लीमेंट एटली बना है प्राइम मिनिस्टर। यहां ये जान लेना जरूरी है, लेबर पार्टी का स्टांस थोड़ा प्रो इंडिया होता है। तो लेबर पार्टी की जो गवर्नमेंट आई है, ये भारत के थोड़ा सहयोग करती है और लेबर पार्टी ने फिर भारत को छोड़ने का फैसला किया है। इस तरीके से वो भेज देते हैं भारत कैबिनेट मिशन। तो 1946 में भारत आ जाता है कैबिनेट मिशन विद ए कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें ये कह चुके हैं, ऑफिशियली कह चुके हैं कि वी आर रेडी टू लीव इंडिया। डेट नहीं दी है, भारत हम छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए
और इसके लिए हम बना रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये डिटेल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आपकी संविधान सभा बनेगी, आप अपना संविधान बनाएंगे, और जैसे ही संविधान रेडी हो जाएगा वी शैल ट्रांसफर पावर कंप्लीटली, सत्ता पूर्णतः ट्रांसफर कर दी जाएगी, ऐसा बता देते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान पर 1-2 महीने मीटिंग चली है, लेकिन फाइनली अगेन कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है। जुलाई 1946 तक आते आते लीग जो एक बड़े इलेक्टोरेट को लीड करती है वो अब किसी भी वार्ता के लिए तैयार नहीं है, और मुस्लिम लीग ने दे दिया है डायरेक्ट एक्शन का कॉल, सीधी कार्रवाई, अपना देश बनाने के लिए, पाकिस्तान के लिए सीधी कार्रवाई की जाए। ऐसे में भारत कुछ सिविल वॉर कंडीशंस में आ चुका है, गृहयुद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए, वैसे तो ब्रिटिश रूल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उनके पांव उखड़ ही चुके थे, ये सब देखते हुए, हालात देखते हुए, और लेबर पार्टी कह ही चुकी है 1947 फरवरी में वहां से अनाउंसमेंट हो जाता है इंग्लैंड से कि वी शैल लीव इंडिया बाय 30 जून 1948, 47 नहीं 1948, 1948 जून तक हम भारत छोड़ देंगे, संविधान बनाने का काम शुरू किया जाए। इस दौरान फिर ये भी बोल देते हैं कि माउंट बेटन को हम भेजेंगे, माउंट बेटन विल लुक आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर। मार्च 1947 में माउंट बेटन टुक ओवर फ्रॉम वेविल, वाइसरॉय वेविल था इससे पहले। माउंट बेटन भारत में आता है, सभी पार्टियों के लीडर्स से वो डिस्कशन टॉक्स शुरू कर देता है। कोशिश तो ये है कि एक यूनाइटेड इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, और ये सारी रिपोर्ट वार्ताओं के बेस पर वो इंग्लैंड गवर्नमेंट को भी देता है, और ये कंक्लूजन निकल आता है कि सत्ता एक नहीं 2 देशों को सौंपी जानी है। ये सब होने के बाद 3 जून 1947, 3 जून 1947, it was officially announced that the power is being transferred to 2 dominions, India and Pakistan. इसको पार्टीशन प्लान ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। ये सभी एक्सेप्ट कर चुके हैं, कुछ खुशी से, कुछ कम खुशी से, फाइनली तो ये हो ही गया है, और यहीं पर डेट दे दी गई है कि इट विल बी 15 अगस्त 1947। ये जून 3 प्लान इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी पास हो जाता है, जिसका नाम पड़ जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इस एक्ट से, इंस्ट्रूमेंट से इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त 1947 को क्राउन ने जो पावर ली थी 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, वो लैप्स कर जाएगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। क्राउन का रूल 15 अगस्त 1947 तक खत्म हो जाता है। तो ये ब्रीफ टाइमलाइन है मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया बहुत हैपनिंग पीरियड रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो टाइमलाइन बताई है, और भी बहुत सारी विचारधाराएं हैं। कम्युनिस्ट मूवमेंट अपनी जगह है, सोशलिस्ट पार्टी अपनी जगह बनी हुई है, किसान मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट है, छोटे छोटे जगहों पर भी मूवमेंट हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ी ब्रांच रही रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट। ये वो हैं जो ना मॉडरेट्स की बात समझ में आ रही है, ना मिलिटेंट नेशनलिस्ट की बात समझ में आ रही है, ना गांधीयन बात समझ में आ रही है। हमारे अपने मेथड्स हैं, हमारी लैंग्वेज बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स की है। तो फिर देखते हैं कि चापेकर बंधुओं से लेकर फिर प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस बाद में हो जाएंगे, दिस भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, मैनी मोर आर देयर। ये सब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये एक अलग पैरेलल ब्रांच है फ्रीडम स्ट्रगल की, जिसका कल्मिनेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड द रिवोल्ट ऑफ इंडियन नेवी, RIN रिवोल्ट, जो नेवल रिवोल्ट हुआ 1856 में, 46 में, सॉरी। तो ये डायमेंशंस भी इसमें हुआ करती हैं। इसी दौरान एजुकेशन का डेवलपमेंट क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हुआ, कैसे इंडियन इकोनॉमी डेवलप होती चली गई, एजुकेशन का डेवलपमेंट, वीमेन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इसमें, इंडियंस ने फ्रीडम स्ट्रगल भारत के बाहर क्या लड़ी, किन विदेशियों ने भारत की मदद की, ये सारे डेवलपमेंट भी इसी पीरियड में होने लगते हैं। कैसे कैसे कमीशंस बने और ये डिफरेंट थिंग्स हुआ करती हैं। दिस वे कई सारे डायमेंशंस के साथ खत्म हो जाती है मॉडर्न इंडिया, एंड इंडिया एंटर्ड दिस पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड।
1947 के बाद तक का। तो बच्चों ये ब्रीफ लाइन थी मॉडर्न इंडिया की। आज हम कंक्लूड कर लेते हैं क्रोनोलॉजी, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। आशा करता हूं आपने इसे बहुत ठीक से समझा होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे। आपकी पढ़ाई चल रही है, आपके नोट्स जरूर होने चाहिए, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता। आप अपने नोट्स रिवाइज करेंगे। अब हम अगले लेक्चर से शुरू कर देंगे अपनी पढ़ाई, अगले स्टेप पर, अगले लेवल पे ले आएंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अब आपको फिर पीछे ले जाऊंगा और घुमा के लाऊंगा हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, और देखते हैं कि उस समय से लेकर और कैसे 2019 तक राखी गढ़ी हरियाणा में जो डेवलपमेंट हुए हैं और एक्सकेवेशन से हमको नई नई बातें पता लगी हैं, या गुजरात में आयरन एज के कुछ साक्ष्य मिले हैं। पुरानी और नई बातों को बिठाते हुए, साथ लेते हुए वी विल डिस्कस इंडस वैली सिविलाइजेशन। सभी के लिए है एग्जाम, सभी इसे देंगे। मेरे लेक्चर से फायदा सिविल सर्विसेज में तो स्ट्रेट अवे होना है। यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या एसएससी के एग्जाम में भी छोटे मोटे क्वेश्चंस खूब मिलेंगे आपको। इसे बहुत ध्यान से सुनिए, प्रॉपर्ली पढ़िए। पढ़ाई कैन चेंज एवरीथिंग, एजुकेशन कैन ब्रिंग अ बिग रिवॉल्यूशन। मैं आपको बता देता हूँ, खूब मेहनत से पढ़िए। कॉमन लोगों का एग्जाम है, बस अनकॉमन तरीके से करना पड़ता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट देना पड़ता है। ऑर्डिनरी लोग देते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। कहीं सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहां बिठा लीजिए, थॉट यहां प्लेस कर दीजिए, फिर देखिए सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप प्रॉमिस करिए। आपके साथ आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड ट्राई टू रिमेन healthier. Thank you once again.